हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता एंड जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है रिगार्डिंग दी कंपनसेशन मैनेजमेंट, उसी का आज थर्ड लेक्चर है। इट्स ऑन चैलेंजेस और फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपनसेशन मैनेजमेंट। कई लोग जानना भी चाहते थे कि क्या ऐसे चैलेंजेस और फैक्टर्स हैं जो कंपनसेशन मैनेजमेंट पर इफेक्ट डाल सकते हैं, तो आज मैं वही टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ और आई होप यू आर ऑल वेल एंड फाइन बिकॉज़ अभी जो कंडीशन चल रही है बहुत ही ख़तरनाक है। तो प्लीज़ अपने आप को आप सेफ़ रखिएगा। बाहर भी निकल रहे हैं तो बहुत सावधानी से निकलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा तो फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है। ऑल्दो मेरे फर्स्ट जो 2 लेक्चर्स हैं उसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ दी कंपनसेशन मैनेजमेंट्स, क्या क्या हो सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हुए हैं, आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो आप उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, तो वो आप देख सकते हैं ईजिली। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। Compensation are very important issues in human resource management and affect the relations between the management and workers. Yes, exactly. जो कंपनसेशन मैनेजमेंट है वो बेसिकली क्या है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसी का ही एक पार्ट है, उसी का ही एक तरह से हम कह सकते हैं फंक्शन है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस में कंपनसेशन मैनेजमेंट बहुत इफेक्ट रखता है और यही एक ऐसा एक तरह से कंपोनेंट है जो एक अच्छा रिलेशंस क्रिएट करवा सकता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, या एक बुरा रिलेशन भी करा सकता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। जनरली जो इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं कंपनसेशंस के रिगार्डिंग ही होते हैं जो मैनेजमेंट में होते हैं, है ना, इसलिए ये इनके रिलेशंस पर इफेक्ट डाल सकता है। सो कंपनसेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ डिस्प्यूट। ये देखिए, डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज़। ये भी बिल्कुल सही है, जैसा मैंने बताया भी था। जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज़ लगाई जाती हैं, वो बेसिकली इन्हीं डिस्प्यूट्स को हटाने के लिए ही लगाई जाती हैं। तो अगर कंपनसेशन का प्लान आपका बहुत अच्छा है, कंपनसेशन आपका बहुत इफेक्टिव है, तो इन दैट केस ये जो डिस्प्यूट है किसके के बीच में, आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉयर्स के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है, उसे दूर किया जा सकता है। Employees provide their services to the business. They devote their times, energy, skills, knowledge to the organizations. Obviously, employees are those persons जो help कर रहा है मैनेजमेंट को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए। वो क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है, अपना टाइम दे रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है, अपनी स्किल्स दे रहा है, अपना नॉलेज दे रहा है ऑर्गेनाइजेशंस को। तो व्हाट दे वांट कि उनका जो डिवोशन है उसके एवज में उसको जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अच्छा कंपनसेशन प्रोवाइड करें। और ये कोई गलत तो है नहीं है, उसने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं उसकी जगह पर वो उनसे कुछ चाहता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर बताया गया है। नाउ कंपनसेशन अवॉर्डेड टू द एम्प्लॉय इज डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम्स ऑफ एफर्ट्स एक्सर्टेड, द नेचर ऑफ जॉब एंड हिज स्किल्स। कंपनसेशन जो अवॉर्ड किया जा रहा है वो बेसिकली ये बात भी सही है कि नेचर के जॉब और पर्सनस की स्किल्स पर भी डिपेंड करता है। सो इसके अलावा ऐसे कई सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ इंटरनल हो सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल हो सकते हैं, जो इफेक्ट डालते हैं हमारे कंपनसेशन पर। सो लेट्स सी कि वो क्या क्या हो। सो जो चैलेंजेस हैं, हमने अभी बताया भी था कि चैलेंजेस ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपनसेशन ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो कंपनसेशन मैनेजमेंट पर इफेक्ट डाल रहे हैं, और इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो कंपनसेशन मैनेजमेंट पर इफेक्ट डाल रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चैलेंजेस क्या है या फैक्टर्स क्या है। तो आप समझिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ता है। मान लीजिए आप अगर कोई ऐसा बंदा है जो आप मान लीजिए आप टॉप पर आना चाहते हैं, तो टॉप पर आने के लिए ऐसे कई सारे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। पहला, आपको टाइम प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा, आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, तो उन रिसोर्सेज के लिए आपको क्या चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा। तो टॉप पर आने के लिए यू रिक्वायर्ड दैट काइंड ऑफ आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए और उस स्किल्स को कैसे यूज़ किया जाना है ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो जब ये सारे कंपोनेंट्स आपके मिलेंगे तो ये सारे चैलेंजेस आपके लिए हैं, जो चैलेंजेस जब आप फेस कर लोगे आप टॉप पर पहुंच जाएंगे। आप एक स्टडी अच्छी कर सकते हैं, इसी के थ्रू आप डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट चैलेंजेस भी होते हैं। तो उसी तरह से कंपनसेशन मैनेजमेंट की अगर बात की जा रही है तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं, ऐसे कई सारे चैलेंजेस हैं जो कंपनसेशन मैनेजमेंट को फेस करना पड़ता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कंपनसेशन मैनेजमेंट को लाया जाता है।
तो वही आपके जो फैक्टर्स या चैलेंजेस है उन्हीं को हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है आपका एक्सटर्नल और दूसरा है आपका इंटरनल। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ स्टार्ट विथ द एक्सटर्नल फैक्टर्स कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे कंपनसेशन मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर। अब सप्लाई और डिमांड ऑफ लेबर क्या होता है पहले वो समझना ज़रूरी है। लेबर की जहाँ बात की जा रही है तो लेबर आपको पता ही है कि यहाँ पर मैन पावर की बात की जा रही है। तो मैन पावर की सप्लाई और मैन पावर की डिमांड की यहाँ पर बात की जा रही है कि मैन पावर की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, उसका सीधा सीधा असर जो है वो कंपनसेशन मैनेजमेंट पे पड़ता ही पड़ता है। जैसे आपको भी पता है, एक अगर नॉर्मल डिमांड और सप्लाई की अगर बात की जाती है तो जैसे डिमांड बढ़ती है उसी हिसाब से क्या होता है, सप्लाई भी बढ़ती है। सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और अगर आपकी डिमांड, अगर इसी का हम उल्टा देखें तो डिमांड आपकी अगर क्या होगी, डिमांड अगर आपकी कम होगी तो सप्लाई भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपनसेशन मैनेजमेंट में, इन केस ऐसा हुआ कि एम्प्लॉयज़ की डिमांड जो है वो तो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन एम्प्लॉयज़ की जो सप्लाई है वो जो है वो डिक्रीज़ है ना, मतलब सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। इन दैट केस यहाँ पर क्या होगा कि जो कंपनसेशन मैनेजमेंट है वो ये डिसाइड करेगा कि उन्हें कंपनसेशन कैसा देना पड़ेगा, हाई देना पड़ेगा स्किल लेबर के लिए। स्किल लेबर क्योंकि सप्लाई कम है तो हमें अगर चाहिए तो हमें उसका करना पड़ेगा। जैसा कि मेनली एरोनॉटिकल्स इंजीनियर्स की अगर हम बात करें, वो उस केस में ऐसा होता है कि हमें इंजीनियर्स कम मिलते हैं और सप्लाई जो है हमारी वो बहुत कम रहती है और डिमांड ज़्यादा रहती है। तो उस केस में कंपनसेशन उनको अच्छा प्रोवाइड किया जाता है। और अगर कभी इसका उल्टा है, अगर उल्टा है कि डिमांड जो है वो आपकी कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कंपनसेशन या तो नॉर्मल रहेगा या कई बार कम पर भी रखा जाता है। तो दैट इज़ दी कि सप्लाई और डिमांड के ऊपर आपका फ़र्क पड़ता है। अब सेकेंड पॉइंट आता है आपका, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग की यहाँ बात की जा रही है, दैट मीन्स कि हम उस पैसों की बात कर रहे हैं जो बहुत नॉमिनल पैसा एम्प्लॉयज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को चलाने के लिए, हम एक तरह से कह सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका अगर बढ़ रहा है, अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ लिविंग की, तो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका बढ़ रहा है तो उस केस में एम्प्लॉयज़ डिमांड कर सकता है कि उसकी सैलरी को भी इंक्रीज़ किया जाए, उसकी जो सैलरी है उसे इंक्रीज़ किया जाए, ये इसकी डिमांड कर सकता है। तो अगर आप जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग हम कह सकते हैं कि ये डीएनएस अलाउंस के रूप में प्रोवाइड करवाया जाता है एम्प्लॉयज़ को, और ये एक बहुत रेगुलर बेसिस पर जनरली इंक्रीज़ ही होता है, जनरली ये इंक्रीज़ ही होता है, कम ये बहुत कम हुआ है। और कम होने के केसेस में कभी कंपनसेशन कम नहीं किया जा सकता, लेकिन बढ़ने के केसेस में डीएनएस अलाउंस जो है आपका वो बढ़ाया ही जाता है। आई थिंक ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है दैट इज़ दी प्रिवेलिंग मार्केट रेट। प्रिवेलिंग मार्केट रेट क्या हो सकता है, पहले तो उसे समझने की आप लोगों को ज़रूरत है। अब क्या होता है प्रिवेलिंग मार्केट रेट में, आप भी जानते हो कि मार्केट को जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तब तक आप किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हो। आपको कितना कंपनसेशन रखना है, आपको कितना कंपनसेशन रखना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मार्केट के ऊपर भी। इसलिए जितने भी आपके कंपेरेबल आपके जो वेजेस हैं, मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने क्या वेजेस रखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो गोइंग वेजेस रेट चल रही है मार्केट में वो कितनी चल रही है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और उसी के बेसिस पर आप जो कंपनसेशन है वो हम अपनी कंपनी में रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंपनी जनरल एग्जीक्यूटिव या एक जनरल जो पर्सन आया हुआ है नॉमिनल बैक ऑफिस जॉब के लिए, तो उसने डिसाइड किया हुआ है 8,000 रुपीज़ पर मंथ देने के लिए, ठीक है। तो जो दूसरी कंपनी है, अगर उसने क्योंकि एक बंदा अगर किसी कंपनी में जा रहा है तो वो दूसरी कंपनीज़ का भी पता लेके चलेगा, तो उसके जितने भी सिमिलर कंपनीज़ होगी वो भी लगभग उतना ही पे करेंगी उसके लिए, या अगर किसी का मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको 10,000 तक प्रोवाइड करेगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आता है। तो प्रिवेलिंग मार्केट रेट भी यही है कि आप मार्केट को सर्च करके चलिए, उसके अकॉर्डिंग पैसा डिसाइड कीजिए। ऐसा ना हो कि लोग आपके पास आना बंद कर दें ड्यू टू दिस रीज़न, ठीक है ना, कि आप पैसा बहुत कम दे रहे हो तो आपको अच्छे पर्सन्स नहीं मिल पाएंगे।
नाउ नेक्स्ट वन है आपका इकोनॉमिक कंडीशंस। तो इकोनॉमिक कंडीशन का भी सीधा सीधा फ़र्क पड़ता है आपकी कंपनसेशन पर। अगर कंपनी की इकोनॉमी अच्छी होगी तो उस केस में जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि हायर प्रोडक्टिविटी रिकॉर्ड कर रही है कंपनी, हायर ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसके पास में, तो इस केस में जो उसके पास अच्छे खासे स्किल्स वर्कर्स होते हैं तो इकोनॉमी उसकी अच्छी होगी, इकोनॉमिक अच्छी है तो ऑब्वियसली वो अच्छा पे कर सकती है। और वहीं अगर इसी का जस्ट अपोजिट है तो कंपनी अच्छा पे नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट आपका आ रहा है इसी में गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल की अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे आपके लेजिस्लेशंस होते हैं जो कंपनी में यूज़ किए जाते हैं आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि वर्कर्स के लिए वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो गया आपका 1923, मिनिमम वेज एक्ट हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हो गया, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट हो गया। बेसिकली वो सारे एक्ट जो कि आपके वेजेस को लेकर बनाए गए हैं, जो आपकी कंपनी में मेंशन है, उन सारे वेजेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी होती है। और ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। मिनिमम वेज एक्ट में जितना अगर वेज बोला गया है तो उतना देना ज़रूरी है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है उसमें जो बातें बोली गई हैं उसे कंप्लीट करना ज़रूरी है। दैट इज़ द गवर्नमेंट कंट्रोल जो कंपनीज के ऊपर रहता ही रहता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं लेबर यूनियन। अब लेबर यूनियन क्या होती है आपको भी पता है, आजकल हर कंपनी में कुछ यूनियंस क्रिएट की गई हैं। कंपनीज में क्या क्रिएट की गई है, यूनियंस क्रिएट की गई हैं। और इन यूनियंस का बेसिक जो काम होता है वो क्या होता है, कंपनी के जितने भी वर्कर्स हैं उन वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में सोचना इनका काम होता है। ये जनरली कंपनी के वर्कर्स की वेज और सैलरी को लेकर जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे ये मैनेजमेंट तक लेकर आ जाते हैं और एक पॉजिटिव व्यूज़ के साथ ही वापस भी आते हैं। तो यूनियन की जो टॉप प्रायोरिटीज़ होती है वो वेजेस ही रहती है ज़्यादातर। तो इसलिए लेबर यूनियन जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है हमारे कंपनसेशन मैनेजमेंट पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन। एज यू ऑल नो दैट कि हमारा जो वर्ल्ड है आज के टाइम पर ग्लोबलाइजेशन ही होता जा रहा है। दैट मीन्स कि जनरली ये कह सकते हैं हम कि जो हमारा बिजनेस है हम चाह रहे हैं कि वो वर्ल्ड वाइड क्या हो, वर्ल्ड वाइड आगे बढ़ता जाए। तो दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन। वर्ल्ड हमारा जो हमारी कंपनी है वो सिर्फ हमारा एक देश ही नहीं, मल्टीपल जो कंट्रीज़ हैं उसमें वो स्प्रेड आउट हो जाए हमारा बिजनेस। इट इज़ रिक्वायर्ड। तो जो हमारे जनरली जो सेक्टर्स हैं लाइक हमारा अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल अगर हम बात करें तो हमारा जो आईटी सेक्टर है या हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी का जो हमारा सेक्टर्स है या फिर हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाला अगर हम बात करें या हॉस्पिटलिटी की बात करें तो ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो हाल फिलहाल बूम पर चल रहे हैं, जिनमें हॉस्पिटलिटी जिसमें आपका ग्लोबलाइजेशन भी अच्छा खासा हो रहा है। तो इन दैट केस यहाँ पर जो इनका जो एक तरह से कंपनसेशन मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा रखना ज़रूरी है। और इसके बेसिस पर अगर हम इस तरह की कंपनीज़ की बात करें तो कंपनसेशंस पर सीधा इसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है कि जैसा हम ग्लोबलाइजेशंस की तरफ जा रहे हैं तो उस तरह से हमारा कंपनसेशन भी इन्हेंस हो रहा है। इसलिए कंपनसेशन मैनेजमेंट को उस हिसाब से बेस रखकर चलना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज़ द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल सकते हैं किस पर, हमारे कंपनसेशन मैनेजमेंट में। और ये सारे एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं जो एक कंपनी को फेस करना पड़ सकता है उसके कंपनसेशन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, नाउ लास्ट वन है इसका क्रॉस सेक्टर मोबिलिटी। तो क्रॉस सेक्टर मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है आपका कि कंपनी फाइंड कर रही है किसको, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्रॉस सेक्टर मोबिलिटी होता क्या है। अब जैसे क्रॉस सेक्टर अगर आप नाम को समझने की कोशिश करें, क्रॉस सेक्टर का मतलब है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक एम्प्लॉयज़ को मूव कराना। क्रॉस सेक्टर मोबिलिटी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक एम्प्लॉयज़ को मूव कराना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हॉस्पिटलिटी अगर सेक्टर है किसी का, तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर वाला जो अगर एम्प्लॉय है तो वो एम्प्लॉय ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटलिटी ही सर्विस में ही जाए, वो एम्प्लॉय आपका एयरलाइंस में भी जा सकता है। ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ एयरलाइन में भी जा सकता है और वही एम्प्लॉयज़ जो है आपका वो बीपीओ सर्विसेज में भी जा सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही में जाए, वो अलग अलग कंपनीज़ में भी जा सकता है। ही इज़ ऑल्सो गोइंग फॉर टेलीकॉम कंपनी ऑल्सो। तो एक कंपनी है हॉस्पिटलिटी, उसका एम्प्लॉय आपका
इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है, मतलब एयरलाइंस में भी जा सकता है, बीपीओ में भी जा सकता है और टेलीकॉम कंपनी में भी जा सकता है। तो दैट इज़ द क्रॉस सेक्टर मोबिलिटी। ये आज के टाइम पर चल रही है, क्योंकि अगर हमें टैलेंटेड बंदा किसी दूसरी फील्ड का मिल रहा है बट वो हमारे सेक्टर में अच्छा काम कर सकता है, तो उसको आराम से अपनी कंपनी में हायर किया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा खासा चैलेंज है हमारे कंपनसेशन मैनेजमेंट के लिए कि इस तरह के बंदों को कैसे चूज़ किया जाए, अगर टैलेंटेड बंदा है तो उसे कैसे रिटेन किया जाए, ठीक है, या उसे कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स। नाउ लास्ट वन इज़ कंपनसेशन सर्वे। तो कंपनसेशन सर्वे की अगर बात की जाए तो एक तरह से एक कंपनसेशन सर्वे करवाया जाता है जो ये बताता है कि किस फील्ड में कितना एक तरह से किस फील्ड में कितना सैलरी दी जा रही है और उतनी ही सैलरी हम अपनी कंपनी में कितनी रख सकते हैं किसी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए। दैट इज़ ओनली द कंपनसेशन सर्वे, ठीक है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंपनी बहुत कम पे कर रही है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा पे कर रही है। दोनों ही केसेस में हमारा लॉस है। ओके, नेक्स्ट इज द इंटरनल फैक्टर्स, जो कि सीधा सीधा इम्पैक्ट डाल सकते हैं किस पर, कंपनसेशन मैनेजमेंट पे। तो वो इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं? फर्स्ट है आपका कंपनसेशन पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ये आप भी जानते हो कि कंपनसेशन पॉलिसी दैट मीन्स दी हर एक फर्म की अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं रिगार्डिंग देयर पे। अपने पे को लेकर हर कोई अपनी कुछ पॉलिसीज़ बना के रखता है, तो उन पॉलिसीज़ को ध्यान में रखकर ही आपका कंपनसेशन डिज़ाइन किया जाएगा। तो पॉलिसीज़ में अगर कोई भी गड़बड़ भी होती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट कंपनसेशन प्लान पर भी पड़ेगा। तो इसलिए उसको सही तरीके से बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है एम्प्लॉयर्स अफोर्डेबिलिटी। यस, कैसा एम्प्लॉयर है ये भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर के पास में उतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो उसकी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है कि वो ज़्यादा पैसा दे सके, तो वो बहुत अच्छा हायर टैलेंटेड पर्सन्स जो है वो शायद नहीं ले पाए, क्योंकि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डिमांड करें। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉयर की अफोर्डेबिलिटी है उसके बेसिस पर कम पैसों में अच्छा पर्सन मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए वर्थ ऑफ अ जॉब, वर्थ की अगर बात की जाए तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पर हम जॉब की वर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरीज जो हम दे रहे हैं किसी भी पर्सन्स को हायर करने के लिए, वो हम उसकी जॉब के बेसिस पर दे रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर कोई टेक्निकल स्किल वाला बंदा है तो वी विल पे हायर एज कम्पेयर टू दोज पर्सन हु इज़ वर्किंग इन बैक ऑफिस। जो बैक ऑफिस में बंदा अगर काम कर रहा है तो उसकी सैलरी जो होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू दी टेक्निकल स्किल्स पर्सन, जो कि आपका टेक्निकल फील्ड का है, उसकी ज़्यादा होगी, बिकॉज कि उसका माइंड पावर जो है वो ज़्यादा लग रहा है। और इसमें वर्थ ऑफ जॉब में जनरली इस चीज़ को देखा जाता है कि किसकी ब्रेन पावर, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ब्रेन पावर ज़्यादा होती है रिगार्डिंग देयर जॉब, जिसकी क्रिएटिविटी ज़्यादा लगेगी, उसको ही ज़्यादा पे किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है जैसे इसमें एम्प्लॉयज़ वर्थ। एम्प्लॉयज़ वर्थ की बात की जा रही है, दैट मीन्स कि एम्प्लॉय आपका कैसा है, एम्प्लॉय कैसा है उसकी बात की जा रही है। एम्प्लॉय की अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन हमारे पास आया, हम सेम प्रोफाइल को सेम पैसा प्रोवाइड करते हैं, बट सेम प्रोफाइल के लिए हमारे पास अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा आ गया है जिसके पास नॉर्मल लोगों से कुछ ज़्यादा नॉलेज है, इन दैट केस वो बंदा डिज़र्व करता है ज़्यादा पे। तो उस बंदे को अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में रखना है फॉर द लॉन्ग टर्म्स ग्रोथ, तो उस केस में एम्प्लॉय की जो वर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कंपनसेशन प्लान में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। दैट इज़ बेसिकली द एम्प्लॉय वर्थ, कि एम्प्लॉय की अगर वर्थ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कंपनसेशन प्लान में थोड़ा सा चेंज लाकर उसे अपने उसमें रखना पड़ेगा, उस एम्प्लॉय को अपने पास रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी टू पे। ऑर्गेनाइजेशन की कितनी एबिलिटी है उसे कंपनी को पे करने की, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको एक बताया ना कि एम्प्लॉयज़ की अगर वर्थ होती है तो कंपनसेशन प्लान में चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन अगर ये एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है बट ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो उसे रख सके, तो इस केस में उसे उस एम्प्लॉय को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी कैपेबिलिटी है, अगर इसकी कैपेबिलिटी है एक पोजीशन के लिए कि ये सिर्फ 50,000 रुपये ही अगर दे सकता है, तो इन दैट केस अगर कोई आकर आपसे 70,000 मांगे, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है,
इट्स मैक्सिमम लिमिट। तो अगर कोई आपसे 70,000 मांग रहा है तो आप किसी भी हाल में उसे रख ही नहीं पड़ सकते, क्योंकि आपकी ये एबिलिटी है ही नहीं है, आप इतना पे कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग उसे पे करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसे कम पैसों में अच्छा पर्सन चूज़ करना उसके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए आता है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस। अगर हम जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग होता है कि जो हमारी हायर वेजेस वाले जो मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने जॉब एनालिसिस की और हमने जॉब डिस्क्रिप्शन देखा, तो जॉब डिस्क्रिप्शंस में जिसका जॉब हमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगेगा उसकी सैलरी हाई होगी, उसका वेज हाई होगा, और जिसका हमें लगेगा कि जिसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो लो कैटेगरी का है, मतलब नॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन है उसका, तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी जो होगी वो कम होगी। ठीक है, मतलब जिसका जितना अच्छा जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब एनालिसिस है उतना ज़्यादा उसको अच्छा पे मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गेट कीपर और एक कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, गेट कीपर की एजुकेशंस की अगर बात की जाए, गेट कीपर है अगर, और एक आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है। अगर गेट कीपर की एजुकेशन की बात की जाए तो उसकी एजुकेशन 12th पास भी चल सकता है, बट कंप्यूटर ऑपरेटर दैट मीन्स कि एटलीस्ट वो ग्रेजुएट हो, एज वेल एज ही नो अबाउट कि कंप्यूटर कैसे चलाया जा सकता है। ठीक है, तो गेट कीपर की एजुकेशंस और इसका जो वर्क है, टारगेट वर्क एक है इसका, वो नॉर्मल रहेगा, और इसका जो रहेगा वो पूरा आपका टेक्निकल कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा। इन दोनों ही केसेस में आप समझ में आ रहा होगा आपको कि इसकी सैलरी आपको जो है वो इसकी सैलरी जो है आपको वो लो रखनी पड़ेगी, और जो आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर है उसकी सैलरी आपको लो रखनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है, तो इसलिए ये जॉब डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग ही आपका कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है। नाउ एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर्स दैट मीन्स कि एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है, कोई भी अगर एम्प्लॉय आपके यहाँ वर्क कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन चेंज करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, उसकी अगर सीनियरिटी की बात की जाए कि कितना वो सीनियर हो चुका है, वो हो गया आपका, कितना ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस आ चुका है, उसका पोटेंशियल कितना है किसी काम को करने के लिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें उसका रेन्यूमरेशन डिसाइड करना पड़ेगा। हम सिर्फ और सिर्फ एक जो हमने पैसा रखा हुआ है सिर्फ उसी को हम नहीं चल सकते हैं। जितना जो हमारे एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स कि उस पर्सन्स का कितना परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, उसकी सीनियरिटी कितनी है, उसका जो आपका हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस कितना है, उसका पोटेंशियल कितना है, उसके बेसिस पर हमें उसका पैसा डिसाइड करना पड़ेगा। जिसका जितना ज़्यादा ये इन चीज़ों की ग्रोथ होगी उतना ही उसकी रेन्यूमरेशन हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज़ द एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर्स, और इसके अकॉर्डिंग आपको अपने कंपनसेशन प्लान में टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि कंपनसेशन प्लान जो होता है वो आपका चेंजेबल होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो प्लान आपने डिसाइड कर लिया वही आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर है आपको एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि इसके पहले के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी मैं पब्लिश करवा चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप उनके थ्रू गो थ्रू जा सकते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि UGC नेट का एग्जामिनेशन आ रहा है, उसमें भी ये आपकी हेल्प कर सकता है। थैंक यू सो मच।